Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. तो देखो यहाँ पे आज हम लोग हेल्थ एंड डिजीज यानी वाई डू वी फॉल इल जो पढ़ रहे थे उसका लास्ट 2 टॉपिक बचा हुआ था, उसे कवर अप करेंगे और फाइनली आज इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 2 टॉपिक जो पढ़ने हैं ना वो देखो मैं एक बार शॉर्ट में बतला देता हूँ। पहला हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, मीन्स ट्रीटमेंट करने का हमारा क्या जो प्रिंसिपल मतलब मेन प्रिंसिपल क्या होता है, उसके पीछे किस तरीके से हम ट्रीटमेंट करते हैं डिजीज का। ओके, बेसिकली इन्फेक्शियस डिजीज का की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी बात करेंगे हम इम्यून सिस्टम की यानी इम्यूनिटी की बात करेंगे, जिसमें वैक्सीनेशंस वगैरह देखेंगे और वो कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। एंटीबायोटिक्स कैसे काम करते हैं, एंटीबायोटिक्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को देखेंगे। क्लियर है ना। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और यहाँ पे सबसे पहला हेडिंग लगाओगे, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ओके, तो बेसिकली ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं तो किसकी ट्रीटमेंट करेंगे हम, डिजीज की ट्रीटमेंट करेंगे और उसमें भी इन्फेक्शियस डिजीज की। ओके, तो लिखना इसमें देयर आर टू डिफरेंट ways to treat an infectious डिजीज, यानी कि किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को ट्रीट करने का हमारे पास 2 तरीका होता है। कौन से 2 तरीके हैं जरा देखोगे। पहला जो है हमारा वो है सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। द फर्स्ट वन इज सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ओके, और दूसरा जो होता है वो होता है बाय एलिमिनेटिंग और किलिंग द पैथोजेंस। तो पैथोजेन को हम एलिमिनेट करते हैं यानी वहां से हटाते हैं या फिर किसी तरह से किल करते हैं। तो ये 2 तरीका होता है हमारे ट्रीटमेंट का। ओके, अब देखो ध्यान से समझोगे इन दोनों को, मैं थोड़ा सा पहले समझाऊंगा फिर लिखवा दूंगा, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मतलब क्या हुआ, सिम्टम्स तुम्हें पता है ना, साइन सिम्टम्स मैंने बता रखे हैं अच्छे तरीके से। सिम्टम्स क्या होते हैं, बॉडी में जैसे ही कोई पैथोजन गया तो बॉडी में कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहीं ना कहीं सेल में या कहीं टिश्यू में, ऑर्गन में, और उसकी वजह से एक फंक्शन में चेंजेज आते हैं। क्लियर है ना, जो कि हमें दिख सकता है या फील हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल फीवर आ गया, फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर पेन आ गया है, जैसे बहुत सारे सिम्टम अब तो पढ़ चुके हो ना, सारे डिजीज में मैं सिम्टम लिखवाता था। क्लियर है ना। तो वो क्या हो रहा है, बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं जो कि शो हो रहा है या फिर फील हो रहा है। तो वो सारे सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि दवाई देंगे, आ रहा समझ में, मेडिसिन देंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारा मेन मोटो सिर्फ जो मतलब सिम्टम्स है उसको दवा देना है। क्लियर है ना। जैसे मान लो कि किसी को फीवर है, उसने मेडिसिन लेकर फीवर को सप्रेस कर दिया। क्लियर है। अब फीवर को सप्रेस किया, लेकिन यहाँ पे जरूरी है क्या कि वो पैथोजन मर गया होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन हाँ, सिम्टम्स क्या हो गए, सप्रेस हो गया। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी सोच रहे होगे, जैसे पैथोजन तो मरा नहीं तो ठीक कैसे हुए हम। तो यहाँ पे फायदा ये हो जाता है कि जैसे ही सिम्टम्स सप्रेस हो जाते हैं तो हमारे बॉडी को एक तरह से रिलैक्स मिल जाता है और फिर पैथोजन से फाइट करने की एबिलिटी एक तरह से मिलती है। देखो अल्टीमेटली एक चीज सीधा सा दिमाग में रखो कि अल्टीमेटली ना हम किसी भी बीमारी से ठीक होंगे खुद, दैट इज हमारे बॉडी के ही सेल्स हमें ठीक करेगा, बाहर का कोई एजेंट नहीं ठीक करेगा, कोई दवाई ववाई कुछ नहीं ठीक करने जा रहा है। वो तो बस एक तरीके से हेल्प कर रहा है तुम्हारे बॉडी के सेल को उस पैथोजन से फाइट करने में हेल्प कर रहा है। लेकिन तुम नॉर्मल समझो, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अगर मान लो कोई पैथोजन तुम्हारे बॉडी में एंटर किया तो जरूरी है क्या कि तुम बीमार हो जाओगे, नहीं ना, बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने समझाया था कि तुम्हारे बॉडी का इम्यून सिस्टम उससे फाइट करेगा और तुम्हारे बॉडी का इम्यून सिस्टम अगर जीत गया तो तुम क्यों बीमार होगे, तुम अभी भी डिजीज फ्री रहोगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि तुम बीमार हो सकते हो, कब होगा, जब तुम्हारे बॉडी का इम्यून सिस्टम हार जाएगा उस फाइट में, आ रहा समझ में, उस वॉर में, उस फाइट में हार जाएगा। तो यहाँ पे समझो कि जब तुम मेडिसिन ले रहे हो तो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि तुम्हारे बॉडी के सेल्स जो हार चुके हैं, जो थक चुके हैं, उन्हें
एक तरह से सपोर्ट दिया जा रहा है। आ रहा है समझ में? ये तो बस उसी के जैसा हो गया ना कि वॉर चल रहा है, वहां पे हमारे सैनिक मर गए हैं, क्लियर है ना, क्योंकि दुश्मन ज्यादा अटैक कर चुके हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने सपोर्ट भेजा, मान लो एयर सपोर्ट भेज दिया हमने, क्लियर है। तो अब तो हम लोग जंग जीतेंगे ना। इसी तरीके से हमारा बॉडी भी काम करता है। तो अल्टीमेटली तुम्हें खुद ही ठीक होना है, तभी तो बोला जाता है ना हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि तुम्हें अल्टीमेटली हेल्दी रहना है। उसमें बहुत सारी चीज आते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करो, खाना सही तरीके से खाओ, एक गुड बेसिकली क्या बोल सकते हो उसे, लाइफ स्टाइल अपनाओ। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे ये समझ में आया सिम्टोमेटिक। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा क्या है कि हम पैथोजेन को ही मार रहे हैं, तो ये तो और भी अच्छा है नहीं। अब लेकिन इसके लिए कुछ इसके क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना होगा। सबसे पहला क्राइटेरिया ये है कि हमें उस पैथोजेन के बारे में पता होना चाहिए। आ रहा है समझ में? क्योंकि डिफरेंट पैथोजेन का जो वर्किंग जो होता है, एक्शन जो होता है, वो डिफरेंट तरीके से काम करता है, क्लियर है ना। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर ये पर्टिकुलर डिजीज हुआ है तो किस पैथोजेन की वजह से हुआ है। अगर हमें पता चल गया कि ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स ले लेंगे, क्लियर है ना। क्योंकि हमें पता है कि एंटीबायोटिक्स क्या करता है, बैक्टीरिया को किल कर देता है। या फिर एक्चुअली एंटीबायोटिक्स कैसे काम करता है मैं बताऊंगा इसके बाद, ठीक है ना। तो तुम्हें और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन तुम सीधा सा समझो कि हम क्या कर रहे हैं, जो कॉज है ना, जो कॉज है डिजीज का, यानी पैथोजेन, उसी को इलिमिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये भी तो समझ रहे हो ना, एक तरह से ट्रीटमेंट का तरीका हुआ। इनफैक्ट ये बेटर तरीका हुआ है ना। तो इन दो तरीके से हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो चलो पहले वाले को थोड़ा सा देखते हैं। चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से एक बार हेडिंग लगा देता हूँ, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। बस थोड़ा थोड़ा लिख लेंगे, है ना। तो यहाँ पे समझोगे, इन दिस ट्रीटमेंट the effects of disease or symptoms is reduced without killing the pathogen. तो यहां हम लोगों ने क्या किया, बस सिम्टम के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, दवाई देकर और बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करवा दिया है, क्लियर ना। पैथोजन को हमने नहीं मारा है, क्लियर है। अगर तुम कोविड-19 की बात करो जो अभी चल रहा है, उसमें हो क्या रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हो रहा है भाई, है ना। क्योंकि समझ रहे हो अभी तो वैक्सीन वगैरह आया नहीं है, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चल रहा है। जिस तरीके से बॉडी डिमांड करता है कि हाँ बॉडी में इम्यूनिटी कम गई है, या ये हो गया, वो हो गया, फीवर हो गया, तो उसके दवाई दे दो, विटामिन सी के टैबलेट्स दे दो, है ना। तो बहुत सारे इस तरीके से बस काम करता है। तो यहाँ पे चल क्या रहा है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही चल रहा है, क्लियर है ना। तो और वैसे भी देखो कोविड-19 से अब उतना डरने की जरूरत भी नहीं है ना। अब तो अच्छा खासा रिकवरी रेट भी हो गया है। चलो ये हमने समझ लिया। इसमें लिख लोगे एक पॉइंट, ऐसे लिख लो, इट कैन बी डन by taking medicines or complete बेड रेस्ट। बेड रेस्ट से भी हमें फायदा होता है भाई, है ना। देखो कभी कभी तुम बीमार हो जाते हो, तो डॉक्टर के पास अगर जाते हो तो डॉक्टर बोलता है ना कंप्लीट बेड रेस्ट, यानी कुछ भी कोई फालतू एक्टिविटीज नहीं करना है, सिर्फ बेड रेस्ट देना है। तो बेड रेस्ट से एक्चुअली होता है क्या है, बेड रेस्ट से ना हमारा बॉडी हील करता है, क्लियर है, ताकि उस पर्टिकुलर एनर्जी को एक दूसरे डायरेक्शन में यूज कर सके। किस डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, वो डिजीज से बेसिकली बचाने में हमें यूज कर सके, या फिर यूं कहो कि फाइट करने में, उस इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट करने में हमारा बॉडी उस पर्टिकुलर एनर्जी को यूज कर सके। तो इस तरीके से बेड रेस्ट से भी फायदा होता है, ओके। तो यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि बेड रेस्ट से क्यों फायदा होता है ना। तो यहाँ पे लिख लो, बेड रेस्ट इज अलाउड to conserve energy
and using them in the process of healing. तो ठीक होने के प्रक्रिया में, है ना, हीलिंग के प्रोसेस में उस एनर्जी का यूज करेंगे हम, एनर्जी को यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या करेंगे, कंजर्व कर लेंगे, बचा लेंगे हम, प्रिवेंट मतलब कि एक तरह से खर्च होने से बचा लेंगे फालतू चीजों में। अब जैसे मैं अगर बोल ही रहा हूँ यहाँ पे, मैं बहुत चल रहा हूँ, डेली एक्टिविटीज कर रहा हूँ, तो एनर्जी तो लॉस होता है, लेकिन अगर मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे चला जाऊँ, है ना, जो कि अभी तो जरूरत है नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी हेल्दी हूँ, तो अगर मैं चला जाऊं कंप्लीट बेड रेस्ट पे, जब मैं बीमार होता हूं तो उस समय क्या होता है, फालतू के जो एनर्जी इधर उधर वेस्ट हो रहे हैं वो तो कंजर्व होता है ना, और वही एनर्जी यूज होता है इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। क्योंकि हीलिंग के प्रोसेस में अल्टीमेटली मैंने क्या बोला है, हमारा बॉडी ही हील करेगा हमें, क्लियर है ना, मेरा बॉडी ही मुझे हील करेगा। सारे बीमारियों का सॉल्यूशन हमारे बॉडी के अंदर ही है, बाहर से कहीं कुछ नहीं होने वाला है, बस बाहर वाले थोड़े से उसे क्या कर रहे हैं, बूस्टअप कर रहे हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से इसके बाद देखोगे, सेकंड देखेंगे हम, दैट इज बाय एलिमिनेटिंग और किलिंग द पैथोजन। देखो यहाँ जगह तो है नहीं, मैं इधर ही रेज कर देता हूँ। और दूसरा देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल, है ना, ट्रीटमेंट का दूसरा प्रिंसिपल हम लोग इस बार क्या करेंगे, तो इस बार पैथोजन को हम कंप्लीटली मतलब कि किल करने वाले हैं। तो यहाँ पे दूसरा लिख लो, बाय एलिमिनेटिंग और किलिंग पैथोजेंस। अब इसमें देखो क्या कर रहे हैं, मैंने समझा दिया ऑलरेडी, तो लिखोगे, लिख लोगे यहाँ पे, बाय एलिमिनेटिंग और किलिंग द कॉज ऑफ डिजीज, दैट इज, इसी को तो हम लोग पैथोजेंस बोल रहे हैं, उसका कॉज क्या होता है, पैथोजेंस, क्लियर है ना। तो हम अगर एलिमिनेट करते हैं या फिर किल करते हैं, हम पेशेंट को कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं, या फिर ये कहो कि डिजीज को कंप्लीटली क्योर्ड कर सकते हैं, क्लियर है ना। द डिजीज कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड, क्लियर है ना, एंड द पेशेंट कैन बी कंप्लीटली रिकवर्ड फ्रॉम दैट डिजीज, क्लियर है। तो पेशेंट को हम उस पर्टिकुलर डिजीज से कंप्लीटली रिकवर कर सकते हैं, छुटकारा दिलवा सकते हैं, यानी कि डिजीज को बिल्कुल ही मतलब कि खत्म कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे, ओके। तो यहाँ पे लेकिन इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है हमें पता होना कि कौन से पर्टिकुलर पैथोजन से हो रहा है, क्योंकि सभी की वर्किंग क्या होती है, तो अलग अलग होती है। तो यहाँ पे लिखोगे, फॉर दिस प्रोसेस it is essential to note that the medicine which is taken by patient should be specific for the particular pathogen which has caused the disease। और ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया है कि यहाँ पे तुम्हें क्या ध्यान देना होगा कि वैसे मेडिसिन लेने होंगे हमें जो कि स्पेसिफिक होने चाहिए उस पर्टिकुलर पैथोजन के लिए जिस पैथोजन ने बीमारी कॉज किया है, जैसे कि एंटीवायरल या एंटीबायोटिक्स, है ना। तो फॉर एग्जांपल तुम लिख सकते हो एंटीवायरल ड्रग्स, है ना, एंटीबायोटिक्स, ओके, एटीसी लगा लोगे यहाँ पे। तो अलग अलग तरह के दवाई यहाँ पे हम ले सकते हैं, क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ तक तो तुम समझ गए हो कि पैथोजन को हमें एलिमिनेट कर देना इस पर्टिकुलर मतलब कि सेकंड टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट में। और पहले में हमने क्या किया था, सिम्टम के अकॉर्डिंग बस काम किया था, ठीक है।
अब यहाँ पे देखते हैं हम जरा सा एंटीबायोटिक्स क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, सो अगला हेडिंग बनाओगे हमारा एंटीबायोटिक्स। क्लियर है? लिख लोगे यहाँ पे, दीज आर chemical substance which can prevent the growth of bacteria, the growth of microorganisms. Or can kill them are called, तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। मतलब कि समझो, एंटीबायोटिक्स कुछ केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ड्रग्स होते हैं, बेसिकली मेडिसिन होते हैं। क्लियर है ना? जो कि ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे जगह है तो लिख लोगे ग्रोथ ऑफ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना? सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को रोकता है, साथ ही साथ या फिर उसे मार भी सकता है। क्लियर है ना? अलग अलग, एक्चुअली देखो एंटीबायोटिक्स में भी डिफरेंट एंटीबायोटिक्स होते हैं और उनका भी जो एक्शन होता है ना वो भी डिफरेंटली काम करता है, तो उसे भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे ये समझ गए कि या तो उसके ग्रोथ को रोकेगा, क्लियर है ना, प्रिवेंट या स्टॉप भी कर सकता है, या फिर उनको क्या करेगा? मार देगा। क्लियर है? तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम? एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। यहाँ पे तुम चाहो तो एग्जाम्पल लिख लो, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एटीसी। क्लियर है ना? तो ये सभी क्या है? तुम्हारे एंटीबायोटिक्स ड्रग्स है, यानी कि ये सभी मतलब कि मेडिसिन है एक तरह से, जो क्या करेगा? स्पेशली देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है? सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें भी अगर तुम स्पेशली बात करो किसकी, किसको किल करेगा या स्टॉप करेगा, सो द आंसर विल बी बैक्टीरिया। बेसिकली ये बैक्टीरिया पे काम करता है। ओके, सो यहाँ पे ये समझ गए क्या हो गए एग्जाम्पल्स हमारे? पेनिसिलिन हो गए, एरिथ्रोमाइसिन हो गए, टेट्रासाइक्लिन हो गए, एटीसी। अब देखते हैं जरा सा ये पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन काम कैसे करता है। ठीक है, तो लिख लोगे यहाँ पे एंटीबायोटिक्स interfere with the growth and metabolism of microorganisms, certain microorganisms actually, है ना, in different ways। तो अलग अलग तरीके से ये उसके ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? तो बेसिकली अल्टर करता है। क्लियर है ना? कैसे काम करता है वो देखते हैं जरा सा एक एग्जांपल से। तो यहाँ पे अभी रेज कर देता हूं मैं और ऊपर देखेंगे कुछ एग्जांपल से कि काम कैसे कर रहा है। ठीक है ना? तो देखोगे यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कुछ एग्जाम्पल में देखते हैं हम। जैसे तुम्हारा एक अभी मैंने बताया था ना, तुम्हारा पेनिसिलिन है ना, तो पेनिसिलिन देखो क्या करेगा। पेनिसिलिन के केस में देखोगे, पेनिसिलिन इनहिबिट्स द enzymatic action which is involved in the formation of सेल वॉल। मतलब समझो, देखो इसने किया क्या, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा बॉडी ही हेल्प करेगा मुझे। ठीक है ना? यानी कि हमारा बॉडी हमें हेल्प करने वाला है डिजीज से रिकवर करने में। देखो कैसे, यहाँ पे तुम्हें कंफर्म भी हो जाएगा। क्लियर है?
पेनिसिलिन ने क्या किया, पेनिसिलिन जैसे कि देखो बैक्टीरिया में सेल वॉल बनता है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है ना बेसिकली पेप्टिडोग्लाइकन का, तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल बेसिकली एक तरह से उसका प्रोटेक्टिव लेयर है, आ रहा है समझ में, जिससे कि हमारा बॉडी का सेल मान लो WBC व्हाइट ब्लड सेल फाइट नहीं कर पा रहा है, क्लियर है ना, उसमें इंटर ही नहीं कर पा रहा है। अब पेनिसिलिन अगर हमने लिया तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, समझोगे ध्यान से कि पेनिसिलिन ने क्या किया, उस पर्टिकुलर एंजाइम को जाके पकड़ा जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए, समझ में आ रहा है। एक एंजाइम था मान के चलो, वो एंजाइम क्या कर रहा था, सेल वॉल के फॉर्मेशन में के वाले प्रोसेस में हेल्प कर रहा था। अब हमारे पेनिसिलिन ने क्या किया, उस एंजाइम को ही जाके पकड़ लिया, उसके एक्शन को प्रिवेंट कर दिया, बोला तुम्हें अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें शांति से रहना है, ठीक है। तो उसने सेल वॉल का फॉर्मेशन रोक दिया, क्लियर है ना। अब सेल वॉल का फॉर्मेशन अगर नहीं होगा तो अल्टीमेटली अगर तुम थोड़ा सा भी समझ रहे हो तो तुम्हें इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि वो बैक्टीरियल सेल जो है ना वो क्या हो गया, अब वीक हो चुका है, क्लियर है ना, क्योंकि उसके पास अब वो जो ढाल थी एज ए प्रोटेक्टिव लेयर सेल वॉल वो अब उसके पास रहा नहीं, यानी अब वो वीक हो चुका है। तो अब हमारे बॉडी का जो WBC होगा वो इन्वेड करेगा उसमें और सेल का लाइसिस कर देगा, यानी ब्रेक डाउन कर देगा, उसको खा पका जो भी बोलो उसको डाइजेस्ट कर जाएगा, खत्म कर देगा, किल कर देगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या कर रहा है ये, इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो यहाँ पे लिख सकते हो आगे, एज ए रिजल्ट द बैक्टीरियल सेल gets weakened and hence our immune cell like WBC can kill them, क्लियर है ना। चलो इतना से तो समझ गए होगे ना। तो इस तरह से हमारे पेनिसिलिन ने काम किया। और देखो एक और एग्जांपल से समझाता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन का एग्जांपल देखना। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या करता है, तो बाइंड्स टू द राइबोसोम, बैक्टीरियल राइबोसोम, इस तरीके से लिख लो, बैक्टीरियल राइबोसोम। राइबोसोम का काम याद आ रहा है, क्या फंक्शन है राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसिस, बिल्कुल, और फिर प्रोटीन से ही तो तुम्हारे एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सब चीज बनते हैं, क्लियर है ना। सो इट बाइंड्स टू द बैक्टीरियल राइबोसोम which prevent the protein synthesis, and एंजाइम फॉर्मेशन। तो एंजाइम फॉर्मेशन और प्रोटीन सिंथेसिस को इसने रोक दिया। अब फाइनली क्या होगा, अब फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ भी, यहाँ के सेल वीकेंड हो गया और हमारा सेल क्या हो जाएगा, जीत जाएगा, क्लियर है ना। तो इसमें लिख लेना आगे, दिस लैक ऑफ प्रोटीन affects बैक्टीरियल फंक्शन, या फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया लिख लो, फंक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एंड एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे, तो दे डाई, और एज ए रिजल्ट वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से देखो हमने दो एग्जाम्पल से समझा कि क्या हो रहा है, मतलब एंटीबायोटिक्स काम कैसे करते हैं और एंटीबायोटिक्स क्या होता है, तुमने समझ लिया, क्लियर है। इसके बाद हम लोग देखो कुछ जनरल टर्म्स देख लेंगे, कुछ जैसे कि पर्टिकुलर डिजीज से बचने का, क्लियर है ना, और उसके बाद फिर इम्यूनिटी देखते हैं। तो एक बार देखते हैं, इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक बनाओगे, बस छोटा सा टॉपिक है, जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, सो हम कुछ जनरल वेज देखेंगे और ये कोई नया टॉपिक नहीं है, क्लियर है ना। देखो मैं इसको इसलिए बस लिखा रहा हूँ ना, तुमने डिजीज पढ़ रखा है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा,
जैसे मान लो वाटर बॉर्न डिजीज, तुमने जो कुछ भी पढ़ा वाटर बॉर्न डिजीज में, चाहे वो कॉलेरा था, चाहे वो टाइफाइड था, जो भी था, ठीक है, वॉट एवर द डिजीज वॉज, तो उसमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज तुम कर रहे होगे, जैसे कि साफ सुथरा पानी पीना है, साफ सुथरा खाना खाना है, इस तरीके से कुछ भी। जैसे कि वेक्टर बॉर्न डिजीज था, मॉस्किटो से फैलने वाला, तो तुमने डेंगू भी पढ़ा, मलेरिया भी पढ़ा, है ना। तो सभी जगह क्या हो रहा था तुम्हारा, सेम ही तो प्रिवेंशन थे। तो यहाँ पे हम कुछ जनरल प्रिवेंशन देख लेंगे कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज के। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहला पॉइंट देखना, टू प्रिवेंट एयरबॉर्न डिजीज। एयरबॉर्न डिजीज से बचने के लिए देखो क्या क्या तरीका अपना सकते हैं हम। तो यहाँ पे लिख सकते हो, स्टे अवे फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। क्यों भाई, क्योंकि अगर तुम उसके नजदीक आते हो तो क्या होगा, वो खांसेगा छींकेगा, तो वहां से फिर तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा। सीधा सा समझते हो, मैं इसको अब ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि वो सब चीज मैंने समझा रखा है। दूसरा तुम लिख सकते हो वियर मास्क। ओके, मास्क हम लोग पहन सकते हैं व्हेन यू नीड टू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट बेसिकली इन्फेक्टेड पर्सन, है ना। अगर तुम्हें इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट बनाना ही है, नजदीक जाना ही है, तो क्या करोगे, मास्क पहन के जाओगे। तो कोविड-19 का केस भी देख लो, मास्क कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि मतलब पुलिस लोग को पीटना पड़ रहा है पहनाने के लिए, है ना। और मतलब कंडीशन ये है हमारे मतलब कंट्री का, या यूं कहो सिचुएशन ये है कि लोग बीमारियों से बचने से ज्यादा पुलिस से बचने के लिए मास्क पहनते हैं, है ना। ये चीज ऑब्जर्व भी करा होगा शायद तुमने, कि मतलब बीमारी से नहीं बचना है, लेकिन हाँ पुलिस आगे जाके अगले चौराहे पे पीट रहा है तो मास्क जरूर पहन लेना है, क्योंकि वहां पे बिना मास्क पहने गए तो फिर टैटू बना देते हैं नहीं पुलिस वाले, तो इसलिए बच के जाना है। तो ये पॉइंट हो गया। इसके बाद एक पॉइंट और लिख लेना, कवर योर माउथ एंड नोज, नोज एस होता है ना, वाइल कफिंग और स्नीजिंग, यानी खांसते और छींकते वक्त क्या करना है, तो बेसिकली ऐसे करके हम कवर कर सकते हैं, या फिर रुमाल हो तो रुमाल से कवर कर सकते हैं। तो बेसिकली माउथ और नोज को कवर कर लेना। तो ये सब चीज क्या तुम्हें पता नहीं था, बस ये तो ऐसे ही लिखवा रहा हूँ ना, टाइम पास कर रहा हूँ, वीडियो भी तो बड़ा करना है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो आगे कुछ और देखते हैं, जैसे वाटर बॉर्न डिजीज देखते हैं ना, फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज देखेंगे। तो इतना हो गया ना। अब इसके बाद लिखेंगे नंबर 2। नंबर 2 पर लिखना, टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। अब वाटर बॉर्न डिजीज से बचने का क्या तरीका है, तो मैं अगर नहीं भी लिखा हूं तो तुम ऑलरेडी तुम्हें समझ में आ चुका होगा, है ना, कि जहां से भी पानी का सप्लाई वगैरह आ रहा है उन सब चीजों को ध्यान में देखना है कि वो कहीं से लीकेज वगैरह ना हो। नहीं तो कभी कभी होता है ना, नालियों का पानी आ जाता है घर वाले टैप में, है ना। वो सब चीज मैंने समझाया भी था तुम्हें। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि अभी हमें एक्चुअली आधे घंटे हो चुके हैं लगभग, नहीं अभी इम्यून सिस्टम भी समझाना है ना। चलो कोई नहीं, आराम से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिख लो, इंश्योर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यानी जो नाली वगैरह है ना उनका एक प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। और आगे लिख लो, इंश्योर प्योर एंड सेफ, इंश्योर सप्लाई ऑफ लिख लो, नहीं इंश्योर सप्लाई ऑफ प्योर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लियर है सबसे। देखो एक चीज, अगर मेरी बात मानो ना, तो पता है
खाना थोड़ा बहुत मतलब कंटामिनेटेड खा लो चलेगा, लेकिन पानी के साथ खिलवाड़ नहीं, है ना? और अगर मेरी बात मानो पर्सनली, तो अगर कहीं बाहर जाते हो, ठीक है? तो पानी के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कि जहाँ-तहाँ का पानी मतलब ऐसे ही कलेक्ट करके और पी लिया करो। बाहर जाओ तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनरल वाटर, है ना? मतलब वहाँ ₹20 लग जाते हैं भाई, पता है ना? तो उसमें मतलब गरीबी मत दिखाओ, ठीक है? ₹20 लगते हैं, पता है मुझे, लेकिन उसके साथ अगर खिलवाड़ करोगे तो वो ₹20 2000 20,000 में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है? तो वहाँ ₹20 से कंजूसी नहीं करना है, वहाँ पे तुम्हें बोतल वाला पानी खरीद के पीना है, और वो भी देखो ध्यान देना, क्योंकि अब धीरे-धीरे तुम लोग बड़े भी हो रहे हो, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम वगैरह फेस करोगे तो इधर-उधर तो जाना लगा रहेगा ज़िंदगी में, है ना? भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी है भाई। तो क्या होता है ना कि बहुत सारे जगहों पे लोकल मतलब लोकल वाटर भी सप्लाई कर देते हैं, और उसमें करते कुछ नहीं है। अगर तुम्हें मतलब सच्चाई नहीं पता हो तो सुन लो, करते क्या है, वो बोतल देखते हो ना, कुछ बच्चे लोग आते हैं वो कलेक्ट करने के लिए, वो बोतल लेके जाते हैं फैक्ट्री में वापस, उसे अच्छे से धुल दिया जाता है और उसी में बस ऐसे ही टैप वाटर डाल के और उसे सील कर दिया जाता है सिंपली। तो इसीलिए कुछ ब्रांड्स हैं वाटर के, जैसे बिसलेरी हो गया, किनले हो गया, एक्वाफिना हो गया, तो इतना तुम्हें पता होगा ऑलरेडी, आईएसआई मार्का वाले, ठीक है ना? या रेल नीर हो गया। तो बस इन्हीं सब पे भरोसा करो, बाकी सब चीज़ों से दूर रहो, तो तुम मतलब कि वाटर बॉर्न डिजीज़ से बचे रहोगे, ठीक है? तो खाना थोड़ा बहुत इधर-उधर खा लिया करो, लेकिन पानी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं। वैसे खाने के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तीसरा देखते हैं हम लोग, टू प्रिवेंट वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर बॉर्न डिजीज से बचने के लिए क्या करते हैं? तो ये ऑलरेडी तुम्हें पता है, ये भी पता है भाई, सब कुछ पता था, है ना? बस ये तो मैं ऐसे ही बतला रहा हूँ। तो लिखोगे इसमें, प्रोवाइड अ क्लीन इन्वायरमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट से क्या होगा? तो इट हेल्प इन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ मॉस्किटोज एंड फ्लाइज, है ना? बिकॉज इसी में लिख लो, बिकॉज इट हेल्प्स in preventing the spread of because it helps in preventing the spread of mosquitoes and flies। और ये दोनों पता है सबसे भयंकर वाले तुम्हारे वेक्टर है, नहीं, सबसे कॉमन वेक्टर है, सबसे भयंकर वाले वेक्टर है, सबसे ज्यादा डिजीज तो यही कॉज करता है। ओके, दूसरा लिख सकते हो, स्प्रेइंग ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ओके, in the ditches to prevent breeding of mosquitoes। क्लियर है ना? और वायर गेजिंग भी लिख सकते हो, वायर गेजिंग शुड बी डन। किसका करेंगे? वही दरवाजे खिड़कियों का, है ना? तुम पढ़ तो चुके हो ना ये सब चीज बार बार बतलाने की जरूरत नहीं है। तुम इसमें और भी पॉइंट्स लिख सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, है ना? तुम्हें बिल्कुल फ्री हो। क्लियर है? ऐसा नहीं है कि मैंने जो लिखा दिया बस वही रट के चले जाना एग्जाम में। रटने वाला बात तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ, ठीक है? बस मेरी बात को सुनो, समझो, अपने लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करो, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना? तो इतना समझ गए, इसे जल्दी से नोट करो, ठीक है? तो इसे नोट कर लिया, मैं इसे रेज कर देता हूं। अब देखो एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने अभी इम्यून सिस्टम शुरू करा है, यहाँ पे इम्यूनिटी समझाना शुरू किया, तो वो ऑलरेडी तुम्हें आधे घंटे से ऊपर चला जाएगा, है ना? तो अरे यार शायद, तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एक दिन और वेट कर लो, अगले लेक्चर में मैं इम्यून सिस्टम खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? एक दिन तो वेट कर ही सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे कुछ पॉइंट बतलाना था इसलिए मैंने इरेज किया। पॉइंट क्या बतलाना है? देखो,
जो इन्फेक्शियस डिजीज है उससे बचने का जो मेन तुम्हारा जो एक तरह से समझ लो कि की रोल है वो है तुम्हारे कम्युनिटी हेल्थ का। कम्युनिटी हेल्थ तो समझते हो ना, जो कि मतलब लार्ज स्केल पे काम कर रहा है, क्लियर है ना। जैसे किसी भी कम्युनिटी में सप्लाई ऑफ वाटर कैसा है, वहाँ का इन्वायरमेंट सराउंडिंग कैसा है, क्लियर है। तो इन सब चीज़ों को बेसिकली अगर सही तरीके से रखा जाए तो इन्फेक्शियस डिजीज वैसे भी ज़्यादा नहीं फैलेंगे, क्लियर है। तो एक बात ये बतलानी थी। दूसरा बात समझो, वो इम्पोर्टेंट है कि पहला जो एंटीबायोटिक्स है, क्लियर है ना, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन, क्लियर है। अब ये जो पेनिसिलिन है ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और यहीं पे समझोगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसे डिस्कवर किया था विद द हेल्प ऑफ पेनिसिलियम। और ये पेनिसिलियम क्या है, तो ये एक फंगस है। अब यहाँ से देखो कहानी कुछ शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा कहानी समझाऊंगा कि आखिर की डिस्कवरी हुई कैसे, ठीक है। इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है, समझो क्या हुआ कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने लैब में, क्लियर है ना, अपने लैब में वो बेसिकली एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे थे। कल्चर मीडिया तो समझते हो ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, नहीं समझते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल्चर मीडिया में सिंपल सा तुम समझ लो कि अगर मेरे पास एक लैब है, उस लैब में मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं बैक्टीरिया की का ग्रोथ करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसमें कुछ स्टडी करना है मे बी, ठीक है। तो मैं एक बैक्टीरिया का ग्रोथ करवा रहा हूँ, तो वो जो मीडिया है जहाँ पे ग्रोथ हो रहा है वहाँ पे उसे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी देने पड़ते हैं। सो दैट इज बेसिकली कल्चर मीडिया, ओके। तो एक कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे थे ऑन द टॉपिक दैट इज बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरिया का ग्रोथ करवा रहे थे, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि वो कुछ काम से अपने लैब से चले गए, ठीक है। और कुछ दिन बाद जब वापस आए, कुछ दिन बाद जब वापस आए लैब में, तो उन्होंने क्या देखा ना, वो बहुत ही मतलब कि सोचने वाला चीज था। जैसे क्या था, यहाँ पे मान लो मेरा एक कल्चर मीडिया है जिसमें मैंने क्या ग्रोथ करवा रहा है, मैं क्या ग्रोथ करवा रहा हूँ, तो बैक्टीरियाज, ओके। अब क्या हुआ कि मैं बाहर चला गया, जब वापस आया, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के बारे में बोल रहा हूँ, जब वो वापस आया तो यहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ तो छोड़ो, यहाँ पे किसका ग्रोथ हो चुका था, फंगस का। आ रहा है समझ में। यहाँ पे ग्रोथ क्या करवाना था, बैक्टीरिया, और ग्रोथ हो किसका गया, फंगस। सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में आया कि ये फंगस आया कहाँ से, क्योंकि उन्होंने तो फंगस यहाँ पे नहीं डाला था, क्लियर है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आखिर फंगस जब ग्रो कर गए हैं भाई तो कहाँ से आया, सबसे पहला क्वेश्चन यही तो बनता है ना। और आंसर देखो, फंगस का तुम लाइफ साइकिल पढ़ो अगर डाइवर्सिटी में, तो फंगस में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और मैंने बताया भी था तुम्हें फंगल डिजीज में कि स्पोर्स मान लो यहाँ भी प्रेजेंट है, जैसे ही उसे एक सुटेबल इन्वायरमेंट मिलेगा तो वहां पे वो ग्रो कर जाएगा। तो यहाँ तो कल्चर मीडिया ही मिल गया, तो यहाँ तो ग्रो करेगा ही। तो इसीलिए फंगस ग्रो कर गए, क्योंकि फंगस तो हर जगह प्रेजेंट है लगभग, तो खिड़की दरवाजे से आ गए होंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया उन्हें। दूसरा क्वेश्चन, चलो फंगस आया तो आया, तो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि बैक्टीरिया भी ग्रो करे और फंगस भी ग्रो करे, क्योंकि दोनों के लिए यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे ऑलरेडी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे ना दोनों के लिए, तो दोनों को ग्रो करना चाहिए था, क्लियर है। तो यहाँ पे समझो कि दोनों को ग्रो करना चाहिए था, लेकिन ग्रो हुआ कौन, तो सिर्फ और सिर्फ फंगस। तो यहाँ पे भी फिर से एक क्वेश्चन आया ना, ऐसा क्यों। जब इनके बारे में स्टडी किया उन्होंने तो पता चला कि इस पार्टिकुलर फंगस, देखो मैं सिर्फ इस पेनिसिलियम की बात कर रहा हूँ, इस पार्टिकुलर फंगस के पास कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक भी रहा है, आ रहा है समझ में। और साथ साथ अपना ग्रोथ तो यहाँ पे करवा ही रहा है, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं इसे। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है उसके पास जो कि उसके एंजाइमेटिक एक्शन को, मेटाबॉलिज्म को सप्रेस कर रहा है। और तुम्हें पता है एक्चुअली कैसे काम कर रहा है पेनिसिलिन, तुमने पढ़ रखा है अभी, है ना। पेनिसिलिन क्या कर रहा है, एंजाइम को कंट्रोल कर रहा है जो कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होने दे रहा है, तो इसीलिए उसका ग्रोथ रुक गया है यहाँ पे, ओके। और खुद का ग्रोथ करवा लिया। तो इस तरीके से हमारा सबसे पहला एंटीबायोटिक डेवलप हुआ
किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। क्लियर है ना? तो यहाँ पे ये चीज समझ गए, बस इतना ही बताना था। अब इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, ठीक है, जिसमें हम लोग इम्यून सिस्टम पूरा का पूरा कवर अप कर लेंगे। इसमें कर सकता था मैं, लेकिन रहने दो उसे, ठीक है ना? एक दिन बस और वेट कर लो। ऐसे भी इस चैप्टर में 6-7 वीडियो तो हुई हैं, अभी 8 तो हो गए ही ना लगभग। चलो ठीक है, तो फिर बाय, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट डे। इम्यून सिस्टम पढ़ेंगे, और तब तक के लिए इसे एक बार रिवाइज कर लेना। पीछे का पढ़ना बहुत जरूरी है, ध्यान दिया करो, क्योंकि अगर तुम एग्जाम में अच्छे नंबर चाहते हो तो ये नहीं मायने रखता है कि तुम किससे पढ़ रहे हो, कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, कितने टीचर से पढ़ रहे हो, ठीक है? अगर तुम बायो ही पढ़ लो 10 टीचर से, तो उससे तुम्हें अच्छे नंबर नहीं आने वाले हैं। हाँ, लेकिन तुम एक टीचर से पढ़ो, सही टीचर को पकड़ो, ठीक है, और उनसे पूरा पढ़ो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसे बार बार रिवाइज करो। जब तक रिवाइज नहीं करोगे, वो जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, वो टीचर का है, तुम्हारा नहीं है वो। लेकिन हाँ, अगर तुम 10 बार 15 बार रिवाइज कर लेते हो तो अब वो तुम्हारा है, ठीक है? अब वो टीचर भी चाहेंगे ना तो तुमसे वापस नहीं मांग सकते कि मैंने दिया था कुछ, वो मुझे वापस दो, नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया, तुम्हें कुछ दे दिया, तुमने एक बार पढ़ा बस छोड़ दिया, उसके बाद तो मैं मांगू या ना मांगू, वो तुम्हारे पास ऐसे भी नहीं रहने वाला है, ठीक है? अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे पास रहे तो रिवाइज करो, ठीक है? रिपीट करोगे बार बार, तो तुम्हारा मेमोरी में वो चला जाएगा, परमानेंट मेमोरी में, टेम्परेरी मेमोरी से परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और उसके बाद मैं मांग भी नहीं सकता हूँ एक्चुअली, ठीक है? चलो फिर ठीक है, थैंक यू, बाय।